तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सत्र की ओर और जहां बात होगी प्रशासन की भूमिका और मुरादाबाद के विकास की दिशा की। मुरादाबाद सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पीतल नगरी है जिसने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये वो धरती है जहां हुनर है, मेहनत है और इतिहास की गूंज भी है। 17वीं सदी में बसा ये शहर आज देश की अर्थव्यवस्था में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, खासकर अपने ब्रास एक्सपोर्ट और कारीगर के लिए। यहाँ के कारीगरों ने सिर्फ धातु को आकार नहीं दिया है, बल्कि इस शहर की पहचान बढ़ाई है, पहचान गढ़ी है। लेकिन इतिहास जितना समृद्ध है उतने ही चैलेंजेस हैं। दिलचस्प तो है लेकिन चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। विकास की दौड़ है तो रोज़गार की तलाश भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हैं और जनता की बढ़ती अपेक्षाएं। इन्हीं सवालों के बीच आज का ये मंच सिर्फ चर्चा का मंच नहीं है, बल्कि जवाबदेही का मंच भी है, संवाद का मंच है और समाधान की तलाश का मंच भी है। तो आज यहाँ सत्ता भी होगी, विपक्ष भी होगी, प्रशासन भी होगा और जनता का सवाल भी होगा। तो आइए अतीत से समझते हैं कि क्या गलतियां हुई हैं, क्या हमने अच्छे काम किए हैं, साथ ही साथ वर्तमान पर सवाल करते हैं और भविष्य की एक तैयारी करते हैं। और आज बात होगी, सीधी भी होगी और सटीक भी होगी, क्योंकि यहाँ मुद्दे भी हैं और असली जवाब भी ज़रूरी है। तो अब वक्त हो चुका है उस सत्र का जिसका इंतज़ार हर नागरिक को होता है, सरकार का रिपोर्ट कार्ड। अपने पहले सत्र की ओर बढ़ते हैं और मैं माननीय गेस्ट हमारे अनिल कुमार जी को बुलाऊंगी स्टेज पर और इस सत्र की शुरुआत करेंगे। साथ ही मैं अपनी सहयोगी मोनिका को बुलाऊंगी ताकि वो इस सत्र की शुरुआत करें और साथ ही साथ इस सेशन का मॉडरेट करें। तो अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं। आपने बसपा से अपना राजनीतिक खेल सीखा, ननिहाल से अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। आप सपा के में रहते हुए आरएलडी से आपने जीते, आपने चुनाव जीता और उसके बाद एनडीए सरकार में आज आप मंत्री हैं। आपकी जो कहानी है वो सालों की एक लंबी कहानी है। इस एक संघर्ष की कहानी हम कहें, जहाँ एक लंबा गहरा संघर्ष था, या फिर एक गहरी सियासी समझ कहें कि आरएलडी से जीतकर आज आप एनडीए सरकार का हिस्सा है। संघर्ष गाथा है मेरी। और मेरा जो जन्म हुआ वो जनपद सहारनपुर में हुआ। पढ़ाई लिखाई मेरी सहारनपुर में हुई। राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं था। मेरे दादाजी किसान परिवार से आते थे, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। और हमारे फादर 3 भाई, तीनों सर्विस में थे। फादर सेल टैक्स अफसर से रिटायर है। और अचानक ही राजनीति में मतलब आना हुआ। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि 2000 के आसपास जो हम लोग मतलब कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, तो एक नज़दीकी व्यक्ति को टिकट हो जाता है, उसको चुनाव लड़ा था मुजफ्फरनगर में आके। और घटना ऐसी घटी, फिर वो जिसको चुनाव लड़ा जीत तो गए। वो जीतने के बाद में वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राजनीति मैंने स्टार्ट की। मैंने शुरुआत में हम कोशिश करते हैं, हो सकता है भाई जब बीएसपी में काम करें, हो सकता है बहन जी हमको टिकट देते हैं। तो हुआ ऐसा ही। जब मैं पहली बार 2007 में बीएसपी से एमएलए हुआ तो मेरा टिकट 3 बार कटा। 3 बार कटने के बाद जब आचार संहिता लागू हो गई थी, एंड ऑफ द वे बहन जी ने टिकट मेरे को दिया और मैं फर्स्ट टाइम में 2007 में 31 साल की उम्र में एमएलए हो गया। फिर दूसरा चुनाव लड़ा, दूसरी बार भी एमएलए हो गया। तीसरा चुनाव भी मैं बीएसपी से लड़ा, लूज कर गया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने, जैसा आप देखते हो, सभी को एक तरह से लात मार के सभी को बाहर कर दिया। उसी वे में मुझे भी बहुजन समाज पार्टी ने बाहर कर दिया था, लेकिन मैंने 1 साल इंतज़ार किया, फिर वापस चला गया। फिर उन्होंने बाहर कर दिया, फिर मैं समाजवादी पार्टी में चला गया। 2 साल में सपा में भी रहा। सपा लोकदल गठबंधन था। सीट हमारी आरएलडी कोटे में चली गई और जैन जी ने मुझे टिकट दिया और मैं फिर राष्ट्रीय लोकदल से एमएलए हो गया। 2024 में
एनडीए के साथ गठबंधन हुआ, चौधरी साहब एनडीए के साथ चले गए। और फिर मंत्री बनाने की बात थी, एक मिनिस्टर कैबिनेट में बनना था, तो मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि उन्होंने हमारे समाज को ताकत देने के लिए, राजनीतिक सम्मान देने के लिए उन्होंने अनिल कुमार का नाम मुख्यमंत्री जी के यहाँ, राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा और आज एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में मैं आपके बीच में हूँ। लेकिन इसको लेकर भी कई सवाल हैं। जब आप कहते हैं कि जयंत चौधरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो आपका नाम है वो आगे किया, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एक तरह का रिवॉर्ड था, क्योंकि जब सब लोग इधर से उधर हो रहे थे, तितर बितर हो रहे थे, क्रॉस वोटिंग हो रही थी, लेकिन आप बिल्कुल लॉयल रहे। तो क्या ये एक लॉयल्टी का इनाम था जो जयंत चौधरी ने दिया कि आपका नाम आगे किया गया और आज आप योगी कैबिनेट में एक मंत्री के पद पर हैं? देखो, मैं जब 15 साल बहुजन समाज पार्टी में रहा, वहाँ भी मैंने ईमानदारी निष्ठा से काम किया। जब था तो उस दल के लिए था। उसके बाद मुझे मौका, चौथी बार चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया मुझे राष्ट्रीय लोकदल ने, तो मेरा फर्ज बैठता है कि मैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहूं। मैंने अखिलेश जी को भी साफ साफ कह दिया था, मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी, मैंने कहा सर मैं देखो धोखा नहीं दे पाऊंगा। जब मैं सपा में था, अब मान लो दोनों नेताओं ने, आप लोगों ने तय किया टिकट मेरा आरएलडी का होगा, मैं आरएलडी में ही रहूँगा। अगर मैं समाजवादी में होता तो मैं राष्ट्रीय लोकदल को धोखा नहीं देता। अब मैं धोखा राष्ट्रीय लोकदल को नहीं दूंगा। राज्यसभा का चुनाव है, मैं साफ साफ जो है, आप चौधरी साहब से बात कर लो, मैंने कहा आप चौधरी साहब से बात कर लो, अगर वो कहेंगे तो हम वोट आपको दे देंगे, नहीं तो मैं आरएलडी की साथ ही रहूँगा, स्पष्ट कह दिया था मैंने। तो ये जो आपकी ईमानदारी थी, ये बसपा के दौर में भी वाकई में देखी गई और आप इसी ईमानदारी के लिए शायद जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भी इसकी वाहवाही करती है, क्योंकि बसपा में भी एक दौर ऐसा था जब सब छिन भिन हो रहे थे, सब पार्टी छोड़ कर जा रहे थे, क्योंकि मायावती का जो समय था वो नीचे अर्श से फर्श की तरफ धीरे धीरे आती जा रही थी, लेकिन आपने साथ नहीं छोड़ा। तो क्या वो आइडियोलॉजी थी आपकी कि नहीं, ग्राउंड पॉलिटिक्स चाहे कैसी भी हो, मैं अपनी आइडियोलॉजी के साथ ही रहूँगा? असल में क्या है, मैं निचले स्तर से उठ कर आया हूँ, ज़मीन से उठ कर आया हूँ, और जो व्यक्ति ज़मीन से उठकर आता है धोखा शायद वो नहीं करता। मेरी तो स्थिति ऐसी है, मैं धोखा नहीं करता, ना धोखा मेरे खून में है ना मेरे खानदान में है। तो मैं आज जिसके साथ हूँ ईमानदारी निष्ठा से हूँ, उन्हीं की विचारधारा को, उन्हीं के दल को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे अपने समाज के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनका मान सम्मान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके अधिक से अधिक काम हो जाए, अधिक से अधिक जो है उनमें मजबूती आ जाए, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ये मेरी कोशिश है। और मेरा दल भी मजबूत हो। तो आज मतलब जब मैं बीएसपी में था तब हम डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को ही ज़्यादा मानते थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल में जाकर हमने देखा कि चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कि उन्होंने भी जो लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी, एक तरह सामाजिक न्याय की, हिस्सेदारी की, भागीदारी की, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वही चौधरी चरण सिंह ने लड़ी। महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, उनको जातीय बंधन में नहीं बांधना चाहिए। तो हमने देखा तो उन्होंने भी यही काम किए, लेकिन पहले दूर थे उनके विचार से, ना उनको पढ़ा ना अध्ययन किया। आने के बाद उनका अध्ययन किया तो रास्ते दोनों के एक थे। तो आज चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को भी हम लोग लेकर चल रहे, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को साथ में लेकर चल रहे, और उसी हिसाब से सामाजिक न्याय की जो हमारी लड़ाई है, जो भाईचारे की लड़ाई है, उसको हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आप मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और उसी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। पर मायावती के दौर की, क्योंकि आपने एक जीवन का एक लंबा वक्त, एक बड़ा अरसा मायावती जी को दिया, बसपा पार्टी को दिया, तो उस दौर की वो कौन सी ऐसी सीख थी जो आज भी आपके साथ है और आप उस सीख को भूलते नहीं हैं? सबसे बड़ी वो सीख यही है, आप जिसके साथ रहो ईमानदारी से रहो, यही चीज़ जीवन में आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। इससे बड़ी सीख कुछ नहीं हो सकती। कर्म करो, कर्म करना चाहिए, और मैं कर्मयोगी आदमी हूँ। मैं आज कर्म के आधार पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब कर्म योगी को 2017 में हार का स्वाद चखना पड़ा, हार जीत अलग चीज़ है। कुछ सिखाया जब आप चुनाव, देखो उसका भी तजुर्बा आपको होना चाहिए। जब मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना, जिस समय पहली बार विधायक बना, उसी समय बहन जी की सरकार बनी, तो 5 साल सत्ता में रहा। उसके बाद अखिलेश जी की सरकार बन गई 12 से 17, मैं एमएलए था बहुजन समाज पार्टी से, विपक्ष की भूमिका भी हम लोगों ने निभाने का काम किया। उसके बाद हम लोग चुनाव हार गए। तो हारने के बाद भी क्या अनुभव होता है,
उसका भी जो है हम लोगों को पता रहना चाहिए, और उसके पर बाद फिर उस सत्ता हार में ने आगे कुछ आज मिनिस्टर सिखाया है। क्या? पर उस हार ने कुछ सिखाया क्या कि कोई सीख मिली हो कि इस वजह से चूक हुई और जनता का प्यार नहीं मिला, अगली बार इस पर काम नहीं, वो करना देखो है? जनता का अधिकार है, जनता का अपना अधिकार है, हमारा काम है काम करना। और कोई भी जनप्रतिनिधि, प्रधान से लेकर मंत्री तक, कोई नहीं चाहता कि आपके द्वार कोई व्यक्ति आ रहा कि उसका काम ना हो, उसका सम्मान ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका काम हो, सम्मान हो, लेकिन सब शक्तियाँ लिमिटेड हैं। मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, विधायक रहते भी कुछ सीमाएं हैं, उससे बाहर मैं भी नहीं जा सकता। तो उसी के दायरे में आप मदद करने की कोशिश करते हो। अब मेरे पास मान लो क्षेत्र के विकास के लिए कुछ पैसा है, उसका कस्टोडियन मैं हूँ, और डिमांड बहुत सारी हैं, तो ऐसी स्थिति होती है। कई बार वो कोई इतनी बड़ा विषय नहीं है, हार जीत चलती रहती है। चलिए, हार जीत चलती रहती है, लेकिन ये जीत ही है कि आज यहाँ पर आप हैं और कैबिनेट का हिस्सा भी आप हैं, और एक उज्जवल भविष्य भी यकीनन आपका है जब राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करते हैं। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप हमेशा लॉयल रहे, एक ईमानदार नेता के रूप में आपकी पहचान है, एक रिवॉर्ड भी आपको मिला, विपक्ष इस पर निशाना साधता है कि कास्ट इक्वेशन को साधना था। दलित चूंकि 20 से 21% की आबादी है उत्तर प्रदेश में, उसे साधना था, जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में एक निर्णायक भूमिका भी अदा करता है, उसको साध कर रखना था। इसीलिए अनिल कुमार जी को और आगे रखा गया एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। नहीं, वो बात आप कह सकते हो मीडिया के लोग कि भाई दलित समाज का उत्तर प्रदेश में इतना वोट है, उनको साधना था। हाँ। इसको हम दूसरे वे में भी कह सकते हैं। देखो, अब मान लो प्रदेश में सभी वर्गों के, सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी को डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ एक वोट का अधिकार है, सभी कीमत बराबर है। तो हिस्सेदारी भी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी की होनी चाहिए। तो आज मान लो मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ, जयंत चौधरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, तो अगर मान लो हम अपने दल का विस्तार चाहते हैं तो दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए। तो आज आप देख लो, एनडीए की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार है, सभी लोगों को मौका मिल रहा है, हर वर्ग को, और राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सबको भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है। सभी वर्गों को बिना धार्मिक भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यही होता है राजनीति में। तो फिर ये विपक्ष कटाक्ष क्यों करता है बार बार? और जब भी हम टीवी डिबेट्स करते हैं या हम आम जनमानस के बीच जाते हैं या नेताओं के बीच बैठते हैं पर्दे के पीछे, यानी कि ऑन स्क्रीन ना होकर ऑफ स्क्रीन, तो बातें यही होती हैं कि एससी को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है या कोई पद देने की बात आती है तो एससी को पीछे कर दिया जाता है। क्या आपको महसूस होती है ये बातें, इनमें कहीं कोई सच्चाई है? इस बात को विपक्ष कह रहा है ना। देखो, एक बात सुनो, आदमी आजकल इतना इंटेलिजेंट है वोटर, वो इतिहास पढ़ता है पहले। अब मान लो जो हमारे यहाँ मुख्य विपक्षी दल है वो कहता है इस बात को, दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा, पिछड़ों को सम्मान नहीं मिल रहा, संविधान खत्म करने की बात हो रही है, आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। लेकिन वो अपना भी तो इतिहास देखें। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने भाई आपको मौका दिया था तो आप अपना भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए इतिहास। आप लोगों ने क्या किया? अगर उत्तर प्रदेश में इन सब लोगों को, सभी वर्गों को सम्मान ना मिलता, क्या योगी जी की सरकार दोबारा मिलती, बनती? नहीं। 30 साल के बाद, ऐतिहासिक बात है ये भी कि 30 साल के बाद में किसी सरकार को दोबारा बनने का मौका मिला है। तो वो ऐसे नहीं मिलता। अगर आपने काम किया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया है, आपने सामाजिक न्याय पे काम किया है, कम बत्ती हो सकता है लेकिन काम किया है, तभी तो प्रदेश की जनता ने दोबारा 2022 से मौका दिया है। ऐसे कोई मौका नहीं मिलता। उनको मौका क्यों नहीं मिला, सवाल यहाँ भी तो है ना। लेकिन अभी तो वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि 2027 में हम ही जीत कर आएंगे। अब वो दावा तो 22 में भी कर रहे थे। क्या करें उनका, बताओ क्या कर सकते हैं। अभी वो तो कहेंगे नहीं वो हम ही जीतेंगे। तो दावे हवा हवाई हैं। बिल्कुल 100%। जमीन की हकीकत मुझे हमें पता है ना, जमीनी हकीकत हमें पता है। अब वो 24 में उनका एक तरह से तुक्का लग गया, उस बात को लेके ग्राउंड पे उतरते हैं कि हमारी 37 सीटें जीत गई, हम 244 विधानसभा में जीतेंगे। भाई वो सेंटर का चुनाव अलग है, उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा का आम चुनाव होता है उसमें वोटर का माइंड सेट अलग रहता है। और जिस भ्रामक दुष्प्रचार के कारण आप चुनाव जीते हो उसका असर आपने देख लिया। जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए 10 सीटों पे, 5 उनकी थी, 5 हमारी थी, हमने 3 उनकी झटक ली।
3 उनकी सीटें हमने अपने यहाँ कर ली, उनकी 2 सीटों पे बहुत कम अंतर से वो चुनाव जीते हैं। अच्छा, आपने जब ये बात छेड़ ही दी है तो चलिए इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे रहेगा कि 2024 का और 2022 का आपने जिक्र किया, और ये जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव इन दोनों का क्राइटेरिया अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, जनता के मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन अभी बीते दिन ही कैबिनेट ने एक फैसला लिया मूर्ति विकास योजना को लेकर। किस चीज को? मूर्ति विकास योजना की अच्छा। 403 विधानसभाएं हैं तो 403 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और तमाम जो मूर्तियां हैं, बाबा साहब की मूर्ति है, रविदास जी की मूर्ति है, ज्योतिबा फूले की मूर्तियां हैं, उनका कायाकल्प किया जाएगा। तो इस पर भी अब बात ये हो रही है, चर्चा ये हो रही है राजनीतिक गलियारों में कि 2024 में जो सीटें बीजेपी के हाथ से गई समाजवादी पार्टी के पीडीए की वजह से, ये उसी का डैमेज कंट्रोल है जो समाजवादी पार्टी अभियान शुरू करने जा रही है मूर्तियों के कायाकल्प का, और इसके लिए 403 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हम 403 दे रहे हैं ना। नंबर 1 बात तो यह है, 4 साल तक हम लोगों ने सभी वर्गों के लिए काम किया। अंतिम वर्ष का बजट क्या विपक्ष को भेंट कर दें हम? अंतिम वर्ष के बजट के भी प्लानिंग तो हमें करनी है ना। देखो, मूर्तियाँ किसी की भी हों, कई बार जो है कुछ असामाजिक तत्व उनको खंडित कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छी योजना जो है हमारी सरकार लाई है। और योजना की टाइमिंग को लेकर कुछ नहीं कहेंगे, अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और इस साल ठीक 1 साल पहले ये योजना लाई जाती है। 1 साल पहले लेकर आए ना, कुछ योजनाएं पहले प्रथम वर्ष में आएंगी, कुछ दूसरे में आएंगी, कुछ तीसरे में आएंगी, कुछ चौथे में। समय तो 5 साल का है ना हमारे पास, उस 5 साल के समय पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप जब सत्ता में थे, आज मान लो सवाल खड़ा कर रहे हैं, सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ने वाले यही लोग थे, भूमाफिया बताने वाले यही लोग थे, हम नहीं थे उसमें। तो ऐसा नहीं है, महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। आज ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की वो बात कर रहे हैं, मानव काशीराम साहब की वो आज बात कर रहे हैं, तो क्या आज संदेश जरूरत पड़ रही है देंगे? बात की। तो इस मंच से आप विपक्ष को क्या संदेश देंगे जब आप कहते हैं कि टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो चलिए पूरे 5 साल हैं, तो विपक्ष को क्या संदेश देंगे जो ये आरोप लगा रहा है कि ये जो मूर्ति योजना है और मूर्तियों की बात हो रही है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एससी वोटर्स को लुभाने के लिए हो रही है? नहीं, लुभाने की बात नहीं, एससी तो वोट दे रहा है पहले ही, लुभाने की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है, वो हम काम कर तो रहे हैं। 24 में वो हम क्यों काम छटका? कर रहे हैं। तो 24 में थोड़ा सा ये छटक क्यों गया? तो वो तो देखो, विश्लेषण तो हमें करना ही चाहिए ना भाई। ये देखो, ये इसमें निर्णय किसी भी चुनाव का निर्णय जनता करती है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी भी चुनाव का निर्णय जनता करती है। मान लो जनता ने 24 में कुछ निर्णय किया, तो हम क्या विश्लेषण न करें उसका? बिल्कुल, विश्लेषण करके क्या उसका समाधान न करें? हमारा अधिकार है, विपक्ष अपना काम करे, वो भी अपना काम करे, हम कौन मना कर रहा है उनको? चलिए, आप इसे समाधान शब्द करार दे रहे हैं, विपक्ष इसे डैमेज कंट्रोल कह रहा है, और राजनीतिक गलियारों में भी इसे डैमेज कंट्रोल ही कहा जा रहा है, पर आपकी नजर में ये समाधान है। आप ये समाधान लेकर आए और विपक्ष पलटवार करने के लिए और अपने पीडीए को विस्तार देने के लिए संविधान चर्चा अभियान को समाधान के रूप में ले आया है, या फिर आप ही कह लीजिए कि भाई एक रणनीति के रूप में ले आया है। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है उनकी ये रणनीति कामयाब हो पाएगी? इनका पीडीए कुछ नहीं है, 50 उसकी परिभाषा है, इन्हें खुद भी नहीं पता कहाँ से शुरुआत करनी, कहाँ खत्म करना है। कोई पीडीए जमीन पे नहीं है इनका ही। आप देख लेना, जब चुनाव होगा सभी वर्ग, सभी समाज के लोग एनडीए को वोट करेंगे, और तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ में एनडीए की सरकार बनेगी। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी सरकार के लिए, मैं बताता हूँ आपको, हमेशा सबसे बड़ा चैलेंजिंग इशू होता है लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी सरकार के लिए, ट्रू, सबके लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार जो गई है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर गई है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो कानून व्यवस्था को लेकर आई है। तो आज जो है उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। एक आम आदमी भी ये महसूस करता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, सुरक्षा की भावना उसके मन में है। आज अपने परिवार को वो ये मानता है कि मेरा परिवार आज सुरक्षित है, मेरे बच्चे आज सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात ये है, हर आदमी अपना खाता है, अपनी कमाता है। जो सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की जाती है उनका क्रियान्वयन होता ही है, वो उसका फ़ायदा सब लोग लेते हैं, लेकिन उसके बाद सभी लोग सुरक्षा चाहते हैं। आज योगी जी की सरकार सबको सुरक्षा दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है जो वो नहीं दे पाए, जिसका इतिहास उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है, उसे कोई छिपा नहीं सकता।
इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कह देते हैं कि डर कायम कर दिया गया है, डर की वजह से ये लॉ एंड ऑर्डर है। तो क्या आपको लगता है कि अगर चाहे ये फियर बेस्ड है तो ये ठीक है कि कम से कम इससे क्राइम तो कंट्रोल हो रहा है? नहीं, क्राइम देखो, क्राइम कभी ख़त्म तो हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है मान लो जो है ख़त्म, उसको कम किया जा सकता है यदि आपकी इच्छा शक्ति है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति है तो उसने क्राइम कम किया है। सब चीज़ें महिलाओं का हो चाहे कोई भी हो, किसी हर फील्ड में क्राइम कम हुआ है। तो यही बड़ी बात होती है और सबसे बड़ी बात होती है कि जनता उसे महसूस कर रही है, जनता उसको बोल रही है। एक आम आदमी कहीं भी कहते हुए मिल जाता है इस बात को, जो योगी जी को मोदी जी को सिर्फ नाम से जानता है, लेकिन वो ये जरूर कह देता है नहीं भाई, महाराज जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में हम सुरक्षित है भाई, सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। जब ग्राउंड पर हम भी उतर कर देखते हैं तो खास तौर पर महिलाएं ये बात ज़रूर कहती हैं कि हम सुरक्षित हैं और पहले से ज़्यादा बहुत बदलाव आया है। इस बात के लिए मैं ज़रूर आपके साथ एग्री करूंगी। बिल्कुल, चलिए, इसी ये वजह है कि आपके जो वोटर्स हैं, आपके जो क्षेत्र की जनता है, वो बार बार आपको चुनती है। अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं और बीजेपी खुद कहती है कि हम 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। तो अब समय बहुत कम रह गया है, 1 साल का लगभग वक्त रह गया है। क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की 2027 का किला फतेह करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति पे काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लोकदल से आता हूं और राष्ट्रीय लोकदल अब एनडीए के साथ में है और राष्ट्रीय लोकदल बूथ से लेकर प्रदेश तक का हमारा संगठन लगभग तैयार हो चुका। अब हम लोग बूथ पर काम कर रहे हैं और कुछ ही महीनों में हम संगठन को पूरा मजबूत जो है धरातल पर उतारने का काम करेंगे, क्योंकि बगैर संगठन के आप कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और जब भाजपा चुनाव में उतरेगी 2027 में, वैसे तो राष्ट्रीय लोकदल के अनुयायी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हैं, लेकिन प्रभाव वाला जो क्षेत्र है हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहेगा, रिजल्ट का बहुत अच्छा, पहले से भी बेटर रहेगा और एक लहर पश्चिम उत्तर प्रदेश से बढ़ के चलेगी, पूरे प्रदेश में पूर्वांचल तक जाएगी और मुझे लगता है कि हम 300 प्लस जाएंगे इस बार, 300 प्लस का आप नारा लगा रहे हैं, तो देखते हैं इस नारे में कितना दम होगा। ये 2027 के चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन अंत में ज़रा हमारी जो ऑडियंस है उनके मज़े के लिए कह लीजिए, उनकी दिलचस्पी के लिए कह लीजिए, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। एक एक लाइन या एक एक शब्द, जो भी आपकी इच्छा हो। मैं कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम लूँगी और आपको उन्हें डिफाइन करना है, जो भी आपके मन में हो। सबसे पहले शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री के नाम से ही कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी। विजनरी व्यक्ति। अमित शाह। चाणक्य नीति वाला व्यक्ति, मतलब एक बहुत अच्छी कुशल संगठनकर्ता। राजनाथ सिंह। बहुत अच्छे व्यवहारिक और बहुत दूरदर्शी व्यक्ति। योगी आदित्यनाथ। धुरंधर। यूपी के नए धुरंधर। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में तो आजकल ये धुरंधर और लियारी का पोस्टर वॉर भी चल रहा है। वो जनता की भावना है। वो जनता की भावना है। अखिलेश यादव। मैं उनके साथ, मेरा अच्छे व्यवहारिक नेता है। नहीं, ये आप सेफ खेल रहे हैं। एक शब्द में आपको बताना है या एक लाइन, जो भी आपकी इच्छा है। सरल है, व्यवहारिक है। तो यानी कि आप सेफ खेल गए, कोई कटाक्ष नहीं। देखो, मैंने आपको ये बताया, मैं उनकी साधना। आज मेरी जो बैठक है मुजफ्फरनगर में, हाँ। मान लो मैं बीएसपी के साथ भी रहा हूँ। आज मेरी बैठक में बहन जी के फोटो पहले तो बाद नेताओं के साथ बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मेरा फोटो है खिंचा हुआ बहन जी के साथ में और मेरी बैठक में आज भी लगा हुआ वो। मैं 2 साल सपा में रहा, आज भी मेरी बैठक में अखिलेश जी के साथ मेरा फोटो लगा, मैंने उतारा नहीं। चलिए, वो चीज़ अलग है, आप किस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो वो चीज़ अलग है, जहां आप रहो ईमानदारी से रहो। सरल और व्यवहारिक अखिलेश यादव हो गए। अंत में आखिरी नाम, जयंत चौधरी जी। जयंत चौधरी जी बहुत अच्छे किसान नेता हैं और बहुत अच्छे व्यवहारिक हैं, सरल हैं और मतलब उनके लिए शब्द नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं और सामाजिक जो न्याय है उसकी लड़ाई को सबको साथ लेने वाले व्यक्ति हैं। बहुत उनके लिए शुक्रिया। एक शब्द में उत्तर नहीं हो सकता। एक शब्द में चलिए उत्तर नहीं हो सकता, ये आपकी भी अच्छाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और उत्तर प्रदेश को लेकर आपका क्या विजन है, योगी आदित्यनाथ सरकार का क्या विजन है, वो आपने हमें बताया। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज़ के मंच पर आने के लिए।